वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। दोस्तों एक वीडियो मिली है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के बारे में। हमें भी जानना है कि आखिर क्या है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गए थे सीज फायर के लिए, हमारे यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया वाले गए थे कि भाई सीज फायर करवा वरना जंग और नुकसान होगा। तो देखते हैं ये जो है ना, इसको वो बड़े लोग बोलते हैं ये बड़ा ट्रस्टेड बंदा है ध्रुव राठी, हमारे यहाँ इसको बड़ा मानते हैं। मुल्ला जो लोग हैं ना वो भी इसको मानते हैं। तो सुनते हैं इसका ये क्या रद्द अमल है। प्ले करें। आया प्ले करो। नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड एयर सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोर्टार्स और शेल से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। A ver, hay mucha gente que no me cree cuando hablo de esto, pero el mercado de las criptomonedas es la mayor oportunidad de inversión. A total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। इनके पिता रमीज खान इंजर्ड हो जाते हैं और अब ये हॉस्पिटल में है। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं और मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, इस महीने की एआई मास्टर क्लास के लिए स्पॉट्स ओपन अप हो गए हैं। अगर आप इसे पहले नहीं ज्वाइन कर पाए थे, अभी मौका। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का नर्व सेंटर है।
दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया, मरकज सुभान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। ये जगह इसके आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तीसरी साइट मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कौन देता है ये ट्रेनिंग? पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। चौथी साइट मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहां पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट्स भी ऐसे ही हैं। कोई आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप है। ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर तैयारियां की जाती हैं आतंकी हमले करने की। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है? 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। To the latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स ने। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया। इस IED अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के 8 सोल्जर्स मारे गए और 6 क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इससे एक हफ्ते पहले BLA ने एक और IED अटैक किया था। 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए थे। It was the Baloch Liberation Army that has targeted a convoy of Pakistani officers. 10 Pakistani army personnel have been killed in this attack. ऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि पिछले 20 सालों में टीटीपी 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। वो कहावत सुनी है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से बात करते हुए ये बात एडमिट भी करी। न्यूज प्रेजेंटर याल्दा हाकिम ने कहा कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades and West, including Britain. उन्होंने कहा कि ये गलती थी और इसी वजह से हमने सफर किया है। That was a mistake and we suffered for that. मार्च 2019 में फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात को एडमिट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जिहादी आउटफिट्स तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब अफगानिस्तान में सोवियट्स के खिलाफ US लेड अफगान वॉर हुई थी और वो दशकों से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। पहले की गलती तो इमरान खान ने मान ली थी, लेकिन अभी की सच्चाई एडमिट नहीं करी। ये कहा कि पाकिस्तान अब ऐसे सभी जिहादी ग्रुप्स को बंद कर चुका है, उनके लिए कोई जगह नहीं। ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरीके से पहले की गलती तो मान ली, लेकिन अभी की बात पर डिनाइल मोड एक्टिव हो गया। स्काई न्यूज की एंकर ने जब पूछा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है, ये लश्कर-ए-तैयबा का ऑफशूट है। You're talking about an offshoot of Lashkar-e-Taiba. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब तो लश्कर-ए-तैयबा ही पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो चुका है। Let me tell you, Lashkar-e-Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does not exist. पाकिस्तान की इस डिनाइल की आदत की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़े अच्छे से पोल खोली। कुछ दिन पहले वो अल अरबिया चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरीके से डिनाई करने में मास्टर है। Don't forget that Pakistan is a master of denial. पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि 26/11 के मुंबई हमले में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया तो उन्हें बाद में एडमिट करना पड़ा। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि ओसामा बिन लादेन के बारे में उन्हें कुछ भी पता है और फिर पकड़ा गया ओसामा पाकिस्तान आर्मी बेस के पास एक मिलिट्री कैंप में। ये सब दोगलापन है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टांशियल एविडेंस था, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? India is a status quo power.
It wants nothing that Pakistan has. It is focused on growing its economy, improving its high technology, providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by Pakistan, and it will leave Pakistan alone. शशि थरूर ने यही कहा कि ये अटैक्स बड़े प्रिसाइज और रिस्ट्रेंड थे। हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे। किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। ये अटैक रात में किया गया ताकि आसपास कोई सिविलियंस ना हो। और जहां अटैक हुआ वो केवल इंडियन अथॉरिटीज द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा लिस्ट की गई टेरर साइट्स थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। ये दुनिया के अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंकी कनेक्शंस के आधार पर। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2018 में। FATF ने पाकिस्तान के सुधरने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें 34 आइटम्स थे टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए। पाकिस्तान ने इन चीजों पर एक्शन लेने की प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा होते ही पाकिस्तान फिर से क्या करने लग जाता है, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखिए। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सिमोन ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था उसी समय पर यहां कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ गई थी। इंडिया टुडे की ओपन इंटेलिजेंस टीम ने पाया कि 16 फरवरी को उस्मान ओ अली कैंपस में जैश ए मोहम्मद की गैदरिंग हुई थी। इस जगह को टेररिस्ट रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब 5 महीने पहले की ये रिपोर्ट देखिए, यानी दिसंबर 2024 की। स्पेक्टिकल डू मोंड नाम की एक फ्रेंच मैगजीन है जिसमें एडिटर इन चीफ एंटोनी कोलोना ने एक आर्टिकल लिखा, जैश ए मोहम्मद ट्रबल्ड गेम्स इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लैनेट लैब्स वेबसाइट पर सैटेलाइट फोटोज मौजूद हैं जिनमें दिखता है कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं, मरकज सुभान अल्लाह और उस्मान ओ अली मस्जिद। ये आतंकियों की इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग के अड्डे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के अलावा आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि ये खुले तौर पर चल रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स तो पाकिस्तान मिलिट्री बेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का एक रिसर्जेंस हो रहा है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर रहे हैं। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर शाहजेब सईद ने विजिटिंग जर्नलिस्ट को कहा कि यह सिर्फ एक रूटीन मदरसा है जिसका जैश ए मोहम्मद से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2022 की द प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए। 2 सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि जैश ए मोहम्मद ने करीबन 4 एकड़ नई जमीन खरीदी है और ये अपने बहावलपुर कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। उस गांव के लोकल नंबरदार जाहिद चन्नार ने ये जमीन बेची थी अब्दुल रौफ को। ये अब्दुल रौफ मसूद अजहर का भाई है। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। उसके पीछे कारण था कि 2008 में इंडिया में किए गए हमलों के पीछे ये जिम्मेदार था। अगर पाकिस्तान में कोई काम करना है ना तो वो आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अपना ई-कॉमर्स का ब्रांड लॉन्च करना है। वो कैसे करते हैं, कैसे अभी यही अब्दुल रौफ एक फोटो में देखा गया जहां वो मारे गए आतंकवादियों के लिए फ्यूनरल प्रेयर्स लीड कर रहा था और उसी फोटो में पीछे खड़े हुए दिख सकते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स। वहां जो कॉफिन्स हैं उन पर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है, यानी इन आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। तो सोचिए ये पाकिस्तानी स्टेट के बारे में क्या कहता है। इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम डोराईस्वामी ने स्काई न्यूज से बात करते हुए यही फोटो दिखाई। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी ये फोटो दिखाई। इससे ज्यादा और क्या एविडेंस चाहिए। द प्रिंट के हाथ लगी जैश ए मोहम्मद की एक चिल्ड्रंस मैगजीन जिसका टाइटल था मुसलमान बच्चे। इसमें देखा गया कि वहां मदरसे में पढ़ने वाले 600 बच्चों को कैसे जिहाद को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। नवंबर 2022 में द प्रिंट को ऐसे फोटोज और वीडियोस मिले जिनमें देखा गया कि उस साल जो जमीन एक्वायर की गई वहां जैश ए मोहम्मद ने कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी थी। इन सब चीजों से आप देख सकते हैं कि जो शशि थरूर ने बात कही थी वो 100% सच थी। These are extremely well-known terror bases, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Muridke. These are not innocent places. जहां इंडिया ने अटैक किया था बहावलपुर की साइट पर, वो एक वेल नोन टेररिस्ट साइट थी। 3 जनवरी 2022 को जैश ए मोहम्मद ने पीओके में एक पब्लिक गैदरिंग की। दिसंबर 2021 में जो श्रीनगर पुलिस पर आतंकी हमला हुआ था उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की और फ्यूचर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए फंड रेज की। पाकिस्तान की सरकार से यहां सीधा सवाल किया जाना चाहिए
और कितने सबूत चाहिए कि ये आतंकवादी संगठन अभी भी एक्टिव हैं आपके देश के अंदर? अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। यहां पर सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। AIMIM के नेता OAC ने पाकिस्तान को इंसानियत के लिए एक खतरा बताया है। उन्होंने इस फंड को इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहा। माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को लेकर हैरत जताई कि अमेरिका, जर्मनी और जापान इसके लिए कैसे तैयार हो गए। आखिर USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं? हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। अभी तक हमने जैश-ए-मोहम्मद की बात की, अब लश्कर-ए-तैयबा के कारनामे सुनिए। कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 में मुंद्रा पोर्ट में जो 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन सीज हुआ था, उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। ये लश्कर-ए-तैयबा की नार्को ट्रैफिकिंग स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। देश के युवाओं को ड्रग्स बेचकर भारत को कमजोर किया जाए और उससे जो पैसे मिले उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट के बेंच को कहा, देखिए पहलगाम में मासूम पर्यटकों को गोली मारकर उन्होंने भारत के साथ क्या किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले भी सिमिलर कंसाइनमेंट्स अफगानिस्तान से भारत लाई गई है। इन ड्रग्स को दिल्ली के नेप सराय और अलीपुर के इलाकों में वेयर हाउसेज में रखा गया और फिर इनकी सेल से आने वाले पैसे को लश्कर-ए-तैयबा को रूट किया गया। उन्होंने कहा कि पेटिशनर कबीर तलवार, जिसने जमानत की अर्जी लगाई है, वो इस ड्रग सिंडिकेट का एक हिस्सा है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड ने उस समय अक्टूबर 2021 में कहा था कि 15 नवंबर से वो अपने सभी टर्मिनल्स में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले कंटेनर कार्गो को हैंडल करना ही बंद कर देंगे। लेकिन maritime-gateway.com पर दिसंबर 2021 की ये रिपोर्ट देखिए, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था ढंग से कि उन्होंने अपने इस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया। इसके 7 महीने बाद जुलाई 2022 की ये खबर देखिए, गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक कंटेनर से 70 किलो हीरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए थी। कहां से सीज की गई है? मुंद्रा पोर्ट के पास से। अब ASG ने कोर्ट को बताया है कि 2021 की ड्रग सीज के केस में एक की विटनेस, एक रिटायर्ड कस्टम्स ऑफिशियल, संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। NIA ने एफिडेविट में बताया था कि नार्को ट्रैफिकर अफगानिस्तान में था। उसने पाकिस्तान की ISI और ईरानियन मिडलमैन की मदद से 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन अफगानिस्तान से ईरान भेजा और फिर भारत में इंपोर्ट किया। इसे टैल्क पाउडर के नाम पर छुपा कर इंपोर्ट किया। लश्कर-ए-तैयबा 1986 में फॉर्म हुआ था, जब जिया उल हक का इस्लामाइजेशन प्रोसेस चल रहा था। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि इस संगठन ने बहुत से टेरर ऑपरेशंस किए हैं। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला, जुलाई 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन्स में धमाके, 26/11 अटैक में भी इन्हीं का ही रोल था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एशली टेलिस ने एक आर्टिकल लिखा है कार्नेजी इंडाउटमेंट फॉर पीस के लिए। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से ही पाकिस्तान लश्कर को फेवर करता रहा है। लश्कर आतंकी डेविड हेडली ने बताया था कि उसने 2008 में मुंबई अटैक्स के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया था। एक समय पर लश्कर-ए-तैयबा ने अपना एक चैरिटी विंग बनाया था, जमात-उद-दवा, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को ही बैन कर दिया गया है। मार्च 2019 में पाकिस्तान ने भी इस जमात-उद-दवा को बैन किया, लेकिन 2022 की हडसन इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तान की अकेली जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट एम से अलाइन करती है। बताया गया है कि बलोचिस्तान में अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान सरकार लश्कर-ए-तैयबा उर्फ जमात-उद-दवा पर निर्भर रही है। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, पाकिस्तानी सियासत एक आतंकी संगठन का इस्तेमाल कर रही है परसीव्ड थ्रेट से लड़ने में। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। इन्हीं सब चीजों की वजह से पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। 2024 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट देखो, इस लिस्ट में 163 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की रैंक 140 पर आती है।
इतना ज्यादा अनसेफ हो गया है पाकिस्तान में रहना। और ये चीज पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट्स भी बताती है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज एक इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2024 का साल पिछले 10 सालों में सबसे डेडली साल रहा है। पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में 40% ज्यादा अटैक्स हुए। टोटल में 905 इंसिडेंट्स, जिनमें से 444 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स थे, जिनमें से 685 सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और 927 सिविलियन आम लोग। पिछले कई दशकों से इसी तरीके से पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ पावर हंग्री पॉलिटिशियंस बेवजह भारत से लड़ाई करते हैं, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं और इसी बहाने देश के डिक्टेटर बन जाते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ अता पता, कितने बने कितने बिगड़े, ना डेमोक्रेसी का कुछ पता। लोकतंत्र तो ऐसा है कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का तख्ता पलट, किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कोई एग्जाइल में और कोई जेल में। आज भी इमरान खान जेल में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके साथ टॉर्चर किया गया है। इलेक्शंस भी फेयर तरीके से नहीं हुई है, पूरे देश का मजाक बनकर रह गया है। ऐसे में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था? 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। भगदड़ वहां हुई जहां रमजान के दौरान मुफ्त खाना बांटा जा रहा था। उसी समय की एक और खबर देखिए, खैबर पख्तूनवा में चरसड्डा में मुफ्त आटा बांटा जा रहा था। स्टैम्पीड हो गया, 1 की मौत, 8 इंजर्ड। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं। सोच कर देखिए। इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले साल 1775 में फ्रांस में फ्लावर वॉर्स हुई थी, आटे को लेकर वॉर्स हुई थी। क्या पाकिस्तान में भी तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाली? अगर रेवोल्यूशन आए तो बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिटिक्स में रिलीजन रहेगा तब तक आप बेवकूफ बनते रहोगे। मैं फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो। हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की। सवाल करो अपनी सियासत से, पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? सवाल करो कि इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की मिलिट्री इतना सपोर्ट क्यों करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली होंगी। एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन कर। बिल्कुल भाई साहब, सही बोला, सवाल करना चाहिए, हर किसी का राइट है। लेकिन मेरा भी सवाल है ना, ये जो दहशतगर्द हमारे यहाँ आप बोलते हैं ये हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये बने क्यों है? इनकी भी कोई वजह होगी ना, ऐसे ही तो नहीं कि बस बम उठाया और उड़ा दिया। वो वजह भी आप बताएं ना कि बने क्यों है। कोई तो इशू होगा ना, कश्मीर का इशू है ना। एक बोल रहे हैं कि भाई कश्मीर में जो है हिंदुओं ने कंट्रोल कर लिया है, तो ये भी उनके दिमाग में जहर चढ़ा दिया है कि भाई हिंदू जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देते, मुसलमानों पर जुल्म है और कर्फ्यू है। ऐसी बातें उनको बता दी जाती है ना, फिर उनके दिमाग में एक ही मकसद होता है, उड़ाओ, मारो, जो हिंदू है उसको मारो ताकि आज़ादी मिले। तो एक तो ये है। दूसरा, आप बता रहे पाकिस्तान में गरीबी आ रही है, सरकार की नहीं चलती है और पीछे जो डिक्टेटरशिप है या बड़े बड़े ऐसे जो हैं जो चला रहे हैं काम को, कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकता या कर नहीं पाया, आज तक बोल रहे हैं कोई कर नहीं पाया है। तो ये भी, इसके पीछे भी कोई वजह होगी ना, वो भी आखिर क्या चाहते हैं, तो उसको आप देखें। और बाकी तो हमने तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, हमें अभी खुद पे ही वो होता है फील कि भाई हमें ऐसा टेररिस्ट क्यों बोलते हैं पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है। तो इसके पीछे भी बहुत सारी वीडियोस में पता चला है गोरे हैं, गोरे भड़काते हैं। और हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है ना, फॉरेन मिनिस्टर जो कौन है, जो भी है, ख्वाजा हसन, वो बोलता है 30 साल से हमें अमेरिका ने पट्टी पढ़ाई है, वही हमें ये करवाने पर मजबूर करते हैं। तो उसने तो कबूल कर लिया है, तो अभी बात क्या रह जाती? जब हमारे वाले ने कबूल कर लिया है कि अमेरिका करवाता है, तो आप उसका गला पकड़े ना। इंडिया वालों को भी समझना चाहिए कि भाई पाकिस्तानी खुद नहीं करते, इनके पीछे भी कोई सियासत है, कोई ताकत है और इनको बढ़ावा देने के लिए वो करते हैं, इसलिए ये सब हमले होते हैं। बाकी ये भी एक नुकसान बताया कि हमारे वालों की गलती की वजह से हमारे यहाँ धमाके होते हैं। बच्चे बताया पेशावर वाला वाक़या, वहाँ पे कितने बच्चे शहीद हो गए और बहुत सारी जगहों पे तबाही हुई है। तो ये तो है, बस हम चाहेंगे हमारा मुल्क तरक्की करे। 2 साल हो गए हम इंडिया का कंटेंट देख रहे हैं, हर बार यही कहते हैं कि तरक्की करेगा, लेकिन नहीं हो रही तरक्की। भाई क्या करें यार, बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं भाई, हमारा मुल्क तरक्की करेगा भारत की तरह, भाई कंधे से कंधा मिला के चलेगा दुनिया के साथ। पर भाई ये नहीं हो रहा। अभी तक हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको सुन रहे हैं,
ये नहीं हो रहा, ये कब देखेंगे। और अमेरिका सारा कुछ करवाता है, ये हम भी मानते हैं भाई। वो देखो ना, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, भाई सब कुछ उसको पता है। साला बुड्ढा ने मुंह खोल दिया, अभी हर चैनल पर वही नजर आता है, बैठा भी ऐसे है ना भाई, वो लड़की को वैसे बात कर रहा है। तुम होशियार बैठो ना भाई, बात कर रहे हो हमारे मुल्क को भाई, तुम बता रहे हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, नहीं ऐसे लटका के बेरा ऐसी बात कर दी भाई। अभी हम किसी को कैसे डिफेंड करें भाई, अपने मुल्क को भाई। ऐसे बड़े बड़े लोग बातें करके चले जाते हैं, अभी देखो कितना नुकसान हो रहा है भाई। वो अमेरिका लोन देता है भाई, उसको मना करके दिखाओ ना, अमेरिका रोक के दिखाओ। वो जो बैंकें हमें लोन देती है 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन, वो किन की बैंकें हैं? वो भी आपने बताया अमेरिका की बैंकें हैं भाई, हमें लोन देती है। हमें किस चीज की टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, लोन मिल रहा है, फंड मिल रहे हैं हमें हर चीज की भाई। बस यही है हमारे भाई। बात सुनो ना, इस भाई साहब ने जो शुरू में बताया, तो हम सीज फायर के लिए हम इंतजार में थे, इंडिया और पाकिस्तान के बारे बताएगा। ये पता नहीं कहाँ से ये वीडियो टेररिस्ट की लेकर आया, ये तो हमें भी नहीं पता है आजकल का। और ऊपर से हमने एक संजू मूवी देखी थी, उसमें एक ही सवाल लिखा हुआ था, आज भी इसमें भी एक ही सवाल था भाई, जवाब कहाँ है? ये तो है ना, टेररिस्ट कैसे बनते हैं, कुछ तो उनके भी पीछे होंगे ना। आप यहाँ इंडिया में अच्छे काम करो, कश्मीरियों को आज़ादी दो, हर चीज़ में फैसिलिटी दो, मुसलमानों को नहीं मारो, तो क्यों आएंगे आपके यहाँ? आप ही अंदरूनी आप भी है ना छुपाते हो हमसे। जो असल कहानी है ना, आप भी देखो ना, अंग्रेजों के आप भी चेले हो भाई, सीधी सीधी बात है ना। अमेरिका वाले ने आपको भी बोला बस चुप हो जाओ, सीधी बात है ना। थैंक यू ऐसे नहीं होगा ना मेरी जान, सच्चाई खुलकर बताओ। जब भी कोई भी नींद से उठता है भाई, पाकिस्तान टेररिस्ट है, जो भी आया पाकिस्तान टेररिस्ट काम ऐसे करते हैं तो। भाई पाकिस्तान कभी अमन से भी रहने तो, हमें भी जीने का हक है भाई। हम भी कुछ कहते हैं तो हमारा भी मुल्क तरक्की करे, हम भी जाए बाहर मुल्क घूमने के लिए। हम तो यहाँ पर सूखे के लिए मर गए भाई। जब भी कोई आता है तो भाई टेररिस्ट ये किया वो किया। आपको इतने ही अड्डे पता है तो अमेरिका वालों को, रूस वालों को, रशिया वालों को लेकर आओ, इनको पकड़ो और ले जाओ उनको उधर। वो भी बेदार, हम भी बेदार है भाई, इनको ले जाओ ना अपने यहाँ पकड़ कर। होशियार है भाई। नहीं, इनको एतराज है, आप हर चीज में रिलीजन क्यों घुसाते हैं भाई? रिलीजन तो आप ही घुसाते हो ना। उधर मुसलमानों को मारेंगे, हम इधर हिंदुओं को मारेंगे भाई, तो ऐसा नहीं, अमन से चलो जो भी है, जैसे पुराने जमाने भाईचारे की तरह रहते थे, इस बार तो ऐसा ही होना चाहिए ना। हम भी कहते हैं हमारा भी मुल्क तरक्की करे, हम भी खुशहाल की तरह जिए जिंदगी में, मस्त मगन होकर। ये भी तरक्की के पीछे पड़ा भाई, हम भी तरक्की चाहते हैं। ऊपर से हमारा एक बुढ़ा है, वो भी सारा बोलता है अमेरिका को फंड करता है, सट्टे आ गए, उसकी भी शक्ल देखो ऐसी है, हर जगह पर वो छाया हुआ है भाई। हाँ भाई, मैं भी कहता हूँ ये जंग खत्म हो जाए, सुकून से रहने दे। हमारे यहाँ भी वहाँ पे ये भाई तो लड़ाते हैं भाई वीडियो के चक्कर में। नहीं, ये बड़ा ही न्यूट्रल बनता है, ये कोई ऐसे वन साइड बात नहीं कर रहा। पर इस बार इसने प्रूफ दिए ना, हमारे यहाँ ये जो है ना जंगबंदी के ख्याल, जिहाद, ये टेररिस्ट, ये खत्म करें, रिलीजन को साइड में रखें। रिलीजन हर किसी का पर्सनल है भाई। आप नमाज पढ़ो, दीन की खिदमत करो, अपने अल्लाह की इबादत करो, दूसरों में मत थोपो कि ये करना है। अभी वो मदरसे वाली बात भी आई थी बीच में, मदरसे वाले भी जिहाद करेंगे, तो यही इनको यही प्रॉब्लम कि रिलीजन को आप इस्तेमाल ना करें, रिलीजन जो कार्ड है ना वो ना खेलें। वो भी ये ख्वाजा से बुड्ढा बोलता है ना, वो भी बैठे हैं, वो भी लड़ेंगे। तो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मदरसों को बड़े से इल्जाम लगा रहे हैं, मदरसे में हम ये ट्रेनिंग देते हैं, फिर इंडिया का इल्जाम भी सच होते हैं कि भाई देखो ये मदरसों में ये ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं कि इससे तबाही होती है। तो उनको आप रिलीजन इस्लाम सिखाओ, उनको जो इस्लाम कहता है आप वो सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, वो दीन सिखाओ। ये आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे अपने वाले ही कहेंगे कि भाई हम उनको आगे कर देंगे, जब भी ऐसा माहौल आएगा तो तलवारें निकलेंगी, ये हथियार। अभी एक और वीडियो भी वायरल हो रही थी कि सारे जो लोग थे जुलूस में आए थे, हर किसी के पास वो बंदूकें थी, AK-47, वो पता नहीं कोई बड़ी, जिसके लिए वो संजू को जेल में डाल दिया जाता। एक बंदूक रखी थी ना उसने, वो तो उसको कितने साल जेल हो गए। हमारे यहाँ सरेआम बंदूकें लेके घूम रहे हैं, कोई कानून नहीं है। तो यही हमें समझा रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है। कोई ऐसे आवाज उठाओ, सरकार को बोलो कि भाई अभी हमारे मुल्क में भी ऐसे तरक्की हो। एक बात इसलिए भी बोली, वो 4 सदा एक शहर है, उसको चरसदा बोलता है। वाह ध्रुव राठी भाई। बाकी भाई इसकी बात, हर एक बात सच है, इसने जो भी बयान दिया ना ये सही कहते। पाकिस्तानी खत्म करें तो हमारा भी नाम पॉजिटिवली लोग ले पाकिस्तान का,
बाकी कब तक डिफेंड करेंगे भाई, सियासतदान ही सिफारिशी, तो हम क्या करें।